हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है अनु क्लासेस पर। और ये आज हम लोगों की क्लास नंबर 3 रहने वाली है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। 2 क्लास ऑलरेडी हम आप लोगों को करा चुके हैं और ये क्लास नंबर 3 हमारी रहेगी। ठीक, और इसमें क्या समस्या आई है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो लोग आज पहली क्लास देख रहे हैं अनु क्लासेस के अंदर, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो उन लोगों को बता देता हूँ क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये क्लास 3 है। अगर आप आज ही क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास 1 और क्लास 2 को इस क्लास के बाद अवश्य देख लें। ठीक है ना? एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड, बस आवाज चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, है ना, क्लास नंबर 2 में लास्ट एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, बट उससे पहले, हाँ वो रहा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, मैंने आपको कहा था कि इस तरह क्वेश्चनों में हम 2 तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्या? एक क्वेश्चन होगा जिसमें वो ऑलरेडी ये बता देगा कि जो बंटवारा हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा जिसमें वो आपको ये नहीं बताएगा कि बंटवारा कितने रुपए का हुआ है। तो जिन क्वेश्चनों के अंदर वो ये बता रहा है कि बंटवारा कितना हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लास नंबर 2 के अंदर, है ना। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, जिसके अंदर वो ये नहीं बताएगा कि सर बंटवारा कितने रुपए का हुआ है। ठीक, तो जो लोग ये क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि क्लास नंबर 2 में लास्ट मैंने वे क्वेश्चन कराए थे जिनमें ऑलरेडी वो रुपए देता है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, है ना। चलिए, तो गुरु करते हैं शुरू। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना? यदि उसने इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, यदि उसने इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया हो, तो उसके इस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलना था उसे 1188 रुपए अधिक मिले। तो एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो अनुपात है ना, उसे हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये बात बताई थी कि जो अनुपात है हम उसे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। एक सेकंड रुकना। चलिए ऐसे ठीक। हाँ, जो अनुपात है उसे हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो अनुपात हो भिन्न के रूप में दिया गया, तो अभी से भिन्न से सिंपल फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करना होगा, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। किसका? जो भी चीजें बटे में है, जैसे 5, 6, 4 और 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 3 से कट जाएगा तो 20, 4 से कट जाएगा तो 15, और 5 से कट जाएगा तो 12। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक, सबसे पहला काम, अगर आपको अनुपात फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, तो सबसे पहले आप उस अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप है कि अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप नीचे का एलसीएम लेंगे और उससे भाग कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है? अब मेरी बात को समझो। मान लीजिए मेरे पास है ना, मेरे पास 200 रुपए है। मेरे पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं, और मुझे है ना 3 लोगों में बांटने हैं, ए बी सी में। ठीक, लेकिन होता क्या है
कि मैं पहले ए को कुछ रुपए देने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि ए ने कोई ऐसा कारनामा कर दिया, मैं चाहता हूं ए को रुपए कम दूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ए को कम रुपए दिए और सी को थोड़े ज्यादा रुपए दिए, बी को भी थोड़े से बदल दिए, ठीक। भले ही इन सबको मिलने वाली इंडिविजुअल अमाउंट परिवर्तित हुई हो, लेकिन बांटा तो तब भी मैंने 200 रुपए को ही है, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन का, यही कॉन्सेप्ट का एक बहुत बेसिक सा क्या है, ट्रिक है। क्या कि सर चाहे मैं 3, 4, 5 में बांटू, चाहे मैं 20, 15, 17 में बांटू, बांट तो मैं टोटल अमाउंट बराबर ही रहा हूं ना। बस ये है कि पहले मैं ए को 20 रुपए देने वाला था, अब ए को मैं 3 रुपए दे रहा हूं, या पहले मैं ए को 3 रुपए देने वाला था, अब मैं 20 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास 200 रुपए है, मैं 200 के 200 बांटूंगा उन तीनों में, ठीक। वही बात यहाँ पे कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटे के बीच इस अनुपात में विभाजित करता है यदि उसने इस राशि को, समझो कौन सी राशि, जो राशि इस अनुपात में बांटी जानी थी उसी राशि को, तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है वो सेम है। करते हैं जी, देखो इसकी जो टोटल अमाउंट है 5 या 4 9 और 3 12 है, जबकि इसके हिसाब से टोटल अमाउंट 47 है। अब ये तो मसला हो गया। अब क्योंकि अमाउंट सेम थी, बटने वाला पैसा सेम था, तो क्या वो सेम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सेम करने का तरीका है कि आप चाहते हैं कि ये 12 या तो 47 बन जाए और ये 47 या फिर 12 बन जाए, मतलब इन दोनों में कोई एक जैसा हो जाए, मतलब दोनों को बराबर करना है। तो उसका तरीका यह है कि इस वाले की जो वैल्यू है नीचे वाले की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले की वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे होगा क्या, जो अमाउंट आएगी वो सेम हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा हूं, उसने कहा है तो उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम मिलना था, तो सबसे कम किसे मिलना था, ये से। भाई 3, 4, 5 में देख के पता चल रहा है कि पहले सबसे कम किसे मिलना था, 3 को रुपए को, यानी कि जो पहला व्यक्ति है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की है, 47 से, वैसे तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी। अगर आपने क्लास नंबर 2 देखी है तो आप इस बात को समझ पा रहे हो बहुत आसानी से, है ना। बट क्योंकि उसने डाटा दिया है सबसे कम वाले के लिए, तो मैं एक काम कर लेता हूं, केवल उसे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 47 दिया 141, 12 दूनी 24 यानी कि 240। कोई दिक्कत यहां पर? उसने कहा है कि जिस बेटे को पहले सबसे कम मिलना था उसे अब 1188 रुपए अधिक मिले, 1188 रुपए अधिक। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 141 मिलने थे, मिले 240, तो कितने अधिक मिले, तो मेरे हिसाब से अधिक मिले 99। इसे काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 9 से कट जाएगा 11 बार, 99 तो बैठेगा ये, बिल्कुल। और 1188, 11 से कटेगा ये 9 बार, और 11 से कटेगा 108 बार, 9 से काटा जाएगा 12 बार, बिल्कुल। एक की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कि आपसे पूछा गया है, उसने कहा तो राशि क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, वो अमाउंट क्या है जो उन लोगों के बीच बांटने के बारे में बात हो रही थी, ठीक। तो वो अमाउंट क्या है, तो जरा मेरी बात को गौर से समझो। भाई वो अमाउंट 12 रुपए नहीं है। अब आपने क्योंकि डाटा बराबर किया है, तो अमाउंट है 12 गुना 47। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 12 गुना 47 की वैल्यू क्या होगी, गुना 12, ठीक। तो करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 वाले जो भी ऑप्शन है वही आपका आंसर, यानी कि डी। इकाई के अंक से कर लो ना, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो 2 सते 14, इकाई अंक उठाया 4, 4 दूनी 8, इकाई अंक आया 8, तो आपका आंसर वो होगा जिसका इकाई अंक 8 है। अगर ऐसे एक से ज्यादा आंसर हुई तो आप पहले 12 की मल्टीप्लाई 47 में करो, जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर से 12 में करो। 12 का पढ़ा आता ही है तो मल्टीप्लाई हम आसानी से कर पाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए इसका एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है ना। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। देखो कैसे, उसने कहा रामलाल 2 धन को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में वितरित करता है। रामलाल के पास 2 धन है, मतलब 2 प्रकार से धन है, ए बी सी डी। अपने 4 पुत्रों में 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में वितरित करता है, जबकि दूसरे धन को 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में वितरित करता है। पहले धन को वितरित करता है 4 3 2 1 और दूसरे धन को वितरित करता है
5, 6, 7, 8, ठीक है ना। यदि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, अब जब जरा समझो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों धन बराबर थे, हालांकि उसने दिया नहीं था ये बात, बट क्योंकि उसने कहा था जितनी धनराशि पहले बांटी गई उतनी धनराशि अब बाद में बांटी गई, तो हम कह देंगे कि जो दी गई धनराशि है वो दोनों परिस्थितियों में क्या है, बराबर है ना। तो लेकिन यहां पर क्या कहा है, उसने कहा जो दूसरा धन है ना, वो जो दूसरा धन है वो पहले धन से 2 गुना है। मतलब अगर इनकी अनुपात की बात करो टोटल की, तो 1:2 है। इसके हिसाब से टोटल देखते हैं, टोटल कितना है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसके हिसाब से 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26। क्या इसका क्या दूसरा धन यानी कि ये पहले धन का 2 गुना है? नहीं। अगर वो 2 गुना होता तो फिर वो 10 और नीचे वाला ये 20 होता, 26 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, जब भी आपको कोई एक निश्चित अनुपात बनाना हो तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप नीचे वाले की तो गुना कर देंगे ऊपर और ऊपर वाले की गुना कर देंगे नीचे। क्या कहा मैंने, आप नीचे वाले की तो गुना कर देंगे ऊपर और ऊपर वाले गुना कर देंगे नीचे। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से दोनों अमाउंट बराबर हो जाएगी। अगर 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 केवल बराबर तक का है, उसने क्या कह रहा हूं मैं, अगर केवल बराबर तक का है कि धनराशि बराबर है, तो हम यहीं पे रोक देते हैं क्वेश्चन को। लेकिन उसने इस बार ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, तो आपको इसे भी मैनेज करना होगा। जब भी आपको कोई निश्चित अनुपात बनाना हो तो आपको बराबर तो करना ही पड़ेगा, ये याद रखो। जब भी आपको एक निश्चित अनुपात बनाना हो तो बराबर तो आपको करना पड़ेगा, उससे नहीं आप बच सकते। बराबर करने के बाद जो अनुपात चाहिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कि अगर पहले वाला 1 रुपया है तो दूसरे वाला उसका 2 गुना यानी कि 2 रुपये होगा, दूसरे वाला उसका 2 गुना यानी कितना, 2 रुपये होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आप देखो, आपने यहाँ किससे मल्टीप्लाई की है, 26 गुना 1 यानी कि 26 से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की है, 10 गुना 2 यानी कि 20 से। अच्छा, आपके पास एक अधिकार और है, क्या है, जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई की और जो आपने नीचे मल्टीप्लाई की, अगर कोई संख्या ऐसी है जो इन दोनों में काट सकती है तो उसे काट के थोड़ा सरल भी कर सकते हैं। कर दिया जी, ठीक, उसे क्या कर दिया, सरल। अब करो, यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करनी है फाइनली, तो 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 ही कम 13। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 50, 60, 70, 80। अब इसका मतलब है ए को पहले यहां पर 52 रुपए मिले, यहां पर मिले 50 रुपए, तो टोटल कितने मिल जाएंगे, तो उसे टोटल मिल जाएंगे कितने, 102 रुपए। यहाँ पर 39, यहाँ पर 60, तो टोटल मिल जाएंगे 99। यहाँ पर 26, यहाँ पर 70, टोटल मिल जाएंगे 96। यहाँ पर 13, यहाँ पर 80, टोटल मिल जाएंगे 93। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत? उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ, तो देखो किसे मिल रहा है, इसको 102 रुपए, और ये कौन है, ए। तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला है ए, और ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? देखो, अगर उसने बराबर कहा है तो आप केवल मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे की और बस कहानी खत्म, ठीक। लेकिन अगर उसने बराबर नहीं कहा है, उसने कोई अनुपात दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो अगर जो अनुपात दिया है आपको, जो भी अनुपात आपको दिया गया है, आप पहले बराबर करेंगे, बराबर करना ही करना है, फिर उसके बाद उस अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट, आगे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, देखो। मैंने आपको जब क्लास नंबर 2 स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि हम 3 तरीके के बंटवारे करेंगे। पहला बंटवारा जब केवल अनुपात में बंटवारा हो, दूसरा बंटवारा जब अनुपात के साथ साथ प्लस माइनस में बंटवारा हो। तो यहां पर वो सेकंड वाला टाइप स्टार्ट हो रहा है ना, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है ये टाइप। ठीक, देखो, एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां और एक पत्नी है। देखो, एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां और एक पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपए की धनराशि को इस प्रकार बांटा, तो इन सब के बीच में टोटल कितने रुपए बांटे गए, तो टोटल बांटे गए 19,000 रुपए। इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना मिले, प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना मिले। अगर बेटे को 1 रुपया मिला तो बेटी को मिलेंगे 1.5 रुपए, समझो। प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना मिले, यानी कि अगर बेटे को 1 रुपया मिला तो बेटी को मिलेंगे 1.5 रुपया, है ना। इस पॉइंट को हटाकर मैं इधर 0 लगा देता हूं और ये अनुपात आ जाएगा आपका कितना, 3:2।
आगे चलते हैं। और उसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपए अधिक मिले। अब देखो, उसने एक डाटा आपको काहे में दे दिया, अनुपात में, और दूसरा डाटा दे रहा है प्लस माइनस में। देखो क्या कहा उसने, उसने कहा उसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपए कम मिले। उसकी पत्नी को बेटे यानी कि सन से 600 रुपए कम मिले, -600। बात समझ पा रहे हो? उसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपए कम मिले। तो देखो, कुछ डाटा अनुपात में है, कुछ डाटा ऐसे कम या ज्यादा में है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए कि कुछ डाटा वो अनुपात में दे दे और कुछ डाटा कम या ज्यादा में के रूप में दे दे, तो उसे करने का एक बहुत ही आसान सा फंडा है। क्या है वो फंडा? आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी अनुपात दिया गया उसमें कोई एक कांस्टेंट इस्तेमाल कर लो। जैसे 3:2 था, तो आप इसे 3a और 2a लिख लो। जब कभी भी आपको कुछ डाटा अनुपात में दे दे और कुछ डाटा ऐसे प्लस माइनस के रूप में दे दे, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? आप उस परिस्थिति में जो अनुपात है उसमें कांस्टेंट की हेल्प ले लेंगे। हो गया? अब क्योंकि s की वैल्यू कितनी आई, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सर s की वैल्यू कितनी आई, 2a। समझे ना आप? s की वैल्यू कितनी आई है? तो सर s की वैल्यू आई है 2a। ठीक, तो उठाकर अगर मैं यहाँ 2a रख दूं s की जगह, तो क्या है 2a माइनस 600 नहीं हो जाएगा क्या? मतलब सारी की सारी वैल्यू एक ही कांस्टेंट पे निर्भर हो जाएगी। ठीक, अब बस जो इक्वेशन दी उसमें रख दो। उसने कहा 3 बेटे 2 बेटी 1 पत्नी को टोटल 19,000 रुपए मिलते हैं। 3 बेटे 2 बेटी और 1 पत्नी को टोटल 19,000 रुपए मिलते हैं। तो एक बेटे को कितने मिले, 2a। तो 3 को कितने मिलेंगे भाई? अगर इसकी वैल्यू 2s की वैल्यू 2a है तो 2 तिया 6, तो क्या इसकी वैल्यू 6a लिख दूं? d की वैल्यू कितनी है, 3a। तो अगर मैं यहाँ 3a लिख दूं इसकी जगह, d की जगह, और इंटू 2 है, तो 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा। प्लस w को कितना मिल रहा है, 2a माइनस 600। कहां से आया, ये रहा w बराबर 2a माइनस 600। वो हमने अभी कांस्टेंट वैल्यू रख के क्रिएट भी किया था, और ये टोटल बराबर हो जाना चाहिए किसके, 19,000 के। क्लियर है? 6 और 6 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14a बराबर 19,600। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1400। ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1400। अब क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। उसने कहा है तो उसके तीनों बेटों को मिलने वाली धनराशि। एक चीज बताओ, एक बेटे को मिला 2a, तो तीनों बेटों को देखा जाए तो 6a। तो वो कह रहा है तीनों बेटों को कितने रुपए मिले, तो वो आपसे 6a की वैल्यू पूछ रहा है ना। ठीक, तो इंटू 6 कर दो, तो 14 छिक्का 84, तो आपका आंसर आ जाएगा 8400 आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को। ठीक, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, हाँ अच्छा भाई, जिन लोगों ने, जो लोग क्लासेस को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है। लिखते चलेंगे साथ के साथ। उसने कहा है ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है, जबकि सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात, यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। अब देखो फिर से वही चीज आ गई ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्या कि सर कुछ डाटा देखो आपको प्लस माइनस की इक्वेशन के रूप में दे दिया, और कुछ डाटा आपको अनुपात के रूप में दे दिया, है ना? कुछ डाटा प्लस माइनस के रूप में दे दिया और कुछ डाटा आपको अनुपात के रूप में दे दिया। तो सेम वही चीज है, क्या कि जो भी अनुपात है आप उसमें कांस्टेंट की हेल्प ले लो। जैसे मैं इसे लिख सकता हूं 2a 3a। ठीक, और a नहीं लिख रहा मैं जानबूझ के, क्यों नहीं लिख रहा a इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि a तो पहले से इस्तेमाल है, x लिख रहा हूं, x और x। लेकिन दूसरे अनुपात के लिए आपको दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये समझ के चलो। दूसरे अनुपात के लिए आपको दूसरा कांस्टेंट लेना होगा। जैसे 2x 3x था, तो दूसरे अनुपात के लिए कोई दूसरा कांस्टेंट मैंने y ले लिया। ठीक है ना? चलिए अब
क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि जब भी अनुपात आए, जो भी उसने इक्वेशन दी उस इक्वेशन में एज इट इज पुट कर दो। देखो जी, करते हैं जी। ए की वैल्यू 2x है, रखता हूं 2x बराबर बी की वैल्यू है आपके पास y प्लस 140। ठीक, ऐसे ही अगली इक्वेशन के लिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3x बराबर डी की वैल्यू है 2y प्लस 80। कोई दिक्कत? अब जैसे हम एक्स वाई की इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करेंगे। अगर मैं y को बराबर करना चाहूं तो क्या मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो। अगर मैं y को बराबर करना चाहूं, क्योंकि बराबर तो करना होगा इस तरह की इक्वेशन में, हालांकि और भी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन अभी मैं केवल उन ट्रिक की बात कर रहा हूं जो जनरली आपको अभी आ रही है ना। चलिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी है बट उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे अभी। माइनस माइनस माइनस, तो y बराबर कर चुके थे, 2y से 2y कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन 3x माइनस करूंगा तो 4 में से 3x माइनस करूंगा तो क्या रह जाएगा x। यहां पर देखते हैं, जब इसकी गुना करूंगा तो 280 और माइनस के 80, तो क्या x की वैल्यू 200 नहीं आ जाएगी क्या? बोलो। क्या मैं यहां से कह दूं कि x की वैल्यू 200 आ जाएगी? अगर x की वैल्यू 200 आ जाएगी, मैं चाहता हूं कि आप बिना लिखे डायरेक्ट वैल्यू निकालें। x की वैल्यू 200 यहां पुट करो, 200 दूनी 400, है ना, ये कितना हो गया 400, 140 इधर आके माइनस, तो 400 में से 140 माइनस करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 260। क्लियर है? क्या पूछा उसने? उसने पूछा a b c d की आय क्रमशः क्या होगी। तो a की आय कितनी है 2x, 2x बोले तो 400, b की आय कितनी है y और y बोले तो 260, c की आय कितनी है, c की आय है 3x, x बोले तो 200 यानी कि 600, और d की आय कितनी है, d की आय आपकी 2y मतलब 520। कोई दिक्कत? उसने कहा इन सब की आय बता दो अलग अलग, तो इन सब की आय आ गई 400, 260, 600 और 520। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर कोई समस्या दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, बस ये ध्यान रखना, अगर बंटवारा केवल अनुपात में है, क्लास नंबर 2 में मैंने सिखाया था कि जिन लोगों में भी बंटवारा करना है आपको उन सब का अनुपात निकाल लेना चाहिए। ठीक, एज इट इज उन सब का। और अगर अगर कुछ बंटवारा प्लस माइनस और अनुपात के रूप में है तो आप अनुपात में कांस्टेंट की हेल्प लेके प्लस माइनस वाली इक्वेशन में डाटा रख दे बस। ठीक, उससे आपका आंसर आ जाएगा। 2 टाइप हो गए, अब चलते हैं तीसरे टाइप पर। क्या है जी तीसरा टाइप? ये रहा, जब कभी भी सारा का सारा बंटवारा केवल प्लस और माइनस के रूप में हो कि भाई ये इससे इतने रुपए ज्यादा और इसे इतने रुपए कम, अनुपात का कोई रूल ना हो, मतलब अनुपात में उसने आपको कोई भी डाटा ना दिया हो, है ना, अनुपात के रूप में आपको उसने कोई भी डाटा ना दिया हो, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मैं ना आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक, आप उस कॉन्सेप्ट को समझना। करने के बहुत सारे तरीके हैं बट मैं चाहता हूं कि आप उस तरीके से करें जैसे मैं आपको कराना चाह रहा हूं। ठीक, आप वैसे ही करें जैसे मैं आपको कराना चाह रहा हूं। समझो, 53 रुपए की राशि को ABC में वितरित किया गया, मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 53 रुपए। ठीक, उसने कहा A को B से 7 रुपए ज्यादा मिले, A को B से, देखो किससे, ये पढ़ के समझ में आ जाएगा, A को किससे, B से, है ना, A को B से 7 रुपए ज्यादा मिले, तो जिससे ज्यादा मिले वहां से तीर चलेगा। अब ये तीर वाला फंडा क्या है वही समझना बस, उससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। मतलब करने के लिए हम क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे, अगर हम वैसे करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। यदि हम वैसे करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं तो क्वेश्चन कैसा होगा, थोड़ा आसान होगा। तो उसने कहा है ए को बी से, तो तीर कहां से चला, बी से, 7 रुपए अधिक मिलते हैं प्लस 7, 7 रुपए कम मिलते तो फिर मैं -7 लिख देता। ठीक, तीर तीर की डायरेक्शन है कि किस से, और कितने कम या ज्यादा वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को सी से, बी को सी से, किससे, सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, किससे, सी से। तो हमने तीर का जो निशान बनाया वो कहां बनाया, जो हमने तीर का निशान बनाया वो बनाया सी से। ठीक, सी से, बस ये समझ लो। अभी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा। ठीक,
अब ये देखो आप इस क्वेश्चन में, मतलब करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आप लोगों के लिए नया है, लेकिन इससे सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे आगे आने वाली कैलकुलेशन भी। तो बेहतर है कि क्योंकि हमारे आगे के क्वेश्चन इससे बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक, तो क्यों ना फिर इसे ही सीख लिया जाए, भारी कुछ नहीं है। आप ये देखो कि ज्यादातर तीर किस पर रिलेट कर रहे हैं, बी पर, चाहे आते हुए हो चाहे जाते हुए हो, लेकिन अधिकांश तीर किससे संबंधित है, तो अधिकांश तीर बी से संबंधित है। तो जिससे ज्यादातर तीर संबंधित है उसे एक्स मान लो, मान लिया। अब आप बी से ही जाएंगे ए पर, आप बी से ही जाएंगे सी पर, मतलब जिसे आपने एक्स माना है उससे ही जाएंगे ए पर, और जिसे आपने एक्स माना है उससे ही जाएंगे दूसरे पर। तो अगर मैं बी से ए जाऊंगा तो तीर के साथ जाऊंगा या तीर के विपरीत, तो आप कहेंगे सर तीर के साथ जाओगे। अगर तीर के साथ जाओगे तो चिन्ह देख लो क्या है, प्लस, तो वही चिन्ह आ जाएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस होता तो माइनस। अब बी से ही सी पे जाऊंगा, बी से सी पे जाओ, तो बी से अगर सी पे जाऊंगा तो बताइए तीर के साथ गया तीर के विपरीत, तो आप कहेंगे सर तीर के विपरीत गया, और अगर तीर के विपरीत गया तो चिन्ह का विपरीत आएगा, यानी कि जो अगर प्लस होता तो माइनस जो कि है, और अगर माइनस होता ना तो प्लस। तीर के विपरीत जाने का मतलब माइनस नहीं है, तीर के विपरीत जाने का मतलब है चिन्ह का उल्टा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, हो गया काम, बस इतना ही तो याद रखना है। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। इन सब का टोटल बराबर है 53 रुपए के, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3x, 7 में से 8 गए तो माइनस के 1, इधर जाके प्लस, यानी कि बराबर 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 18। कोई दिक्कत यहाँ पर? मैं तो उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए x प्लस 18, 18 और 7 25, x बराबर 18, तो x की वैल्यू 18, और ये है सी का x माइनस के 8, 18 माइनस 8 यानी कि 10, और इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 25 अनुपात 18 अनुपात 10। अगर ये कट सकता तो मैं काट देता, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो इस वजह से हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत होती किसी को? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित की जाती है, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं तथा आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो जरा एक बार, एक सेकंड में बस पानी पी लूं, है ना। आप इस क्वेश्चन करें और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट जरूर करें। हाँ जी, हो गया, बताइए हुआ है क्या? देखो उसने कहा है सेम ऐसे ही है जैसा अभी पिछला कराया था, उसी के जैसा है। उसने कहा है 300 रुपए की राशि को 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 300 रुपए। 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्यू को पी से
समझो, Q को P से, तीर आएगा P से, कितने 30 रुपए अधिक, और R को Q से, R को Q से क्या 60 रुपए अधिक। अब देखो ज्यादातर तीर कहां पर रिलेट कर रहे हैं, Q पर। अब मुझे Q से जाना है P पर, तो आप बताओ जिसे X माना है वहां से चलते हैं और कहां पे जाएंगे P पर। तो बताओ तीर के साथ जाऊंगा, Q से अगर P जाऊंगा तो तीर, या तीर के विपरीत, बिल्कुल तीर के विपरीत जाऊंगा। और अगर तीर के विपरीत गया तो क्या होगा, चिन्ह का विपरीत, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो X माइनस के 30, विपरीत गया था। Q से R पे जाऊंगा, तीर के साथ या तीर के विपरीत, तो तीर के साथ जाऊंगा, तीर के साथ जाऊंगा तो चिन्ह चुका तू, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस था तो प्लस, और ये बराबर है किसके 300 के। कोई दिक्कत यहां तक, x x x क्या ये 3x हो जाएगा, 60 माइनस 30 यानी कि प्लस के 30, और ये इधर जाके हो जाएगा 270, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 90। कोई दिक्कत, उसने कहा उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो p कितना है, x माइनस के 30 यानी कि 90 माइनस 30 बोले तो कितना आ जाएगा 60, x यानी कि 90, और 90 प्लस 60 यानी कि 150, तो 30 से कट जाएगा नहीं, तो 30 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और यही क्या आपका आंसर है। बताओ इसमें कोई समस्या हो तो किसी को। हाँ जी, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन करो और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, जो भी आपका आंसर आए कमेंट करके बताओ। देखो क्या कहा उसने, उसने कहा है 750 रुपए को, उसने कहा है 750 रुपए को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में कितने रुपए 750 रुपए बांट दे रहे, बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है, उसने कहा है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है इन दोनों का टोटल ए अकेले को मिलता है। ऐसे लगा दूं, बी और सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए पाता है। बी को सी से, बी को सी से 125 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 125 रुपए अधिक मिलते हैं, तथा डी को सी के बराबर मिलता है, तथा डी को सी के बराबर मिलता है। डी को उतना ही मिलता है जितना सी को मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो आप ये देखो ज्यादातर तीर किस पे रिलेट हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ज्यादातर तीर जो रिलेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सी पर। तो आप सी को एक्स मान लो, ठीक, सी को एक्स मान लो। अगर सी एक्स है तो सी से जो बी है, सी से अगर बी जाऊंगा तो तीर के साथ जाऊंगा, चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस के 125। कोई दिक्कत, हाँ जी, x प्लस के 125। ए की वैल्यू क्या आएगी सर, ए की वैल्यू आएगी b और c दोनों का टोटल, तो x और x 2x प्लस 125, तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 125। और c d कितना है, d उतना ही है जितना c है, c क्योंकि x है तो d भी x है, और ये टोटल बराबर है किसके 750 के। अब देखो 2 3 4 5, तो हो गया 5x, 125 125 250, इधर जाके माइनस तो 500, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। कोई दिक्कत आगे उसने क्या पूछा है, तो a को कितने रुपए मिले, तो a को तो ये अमाउंट मिली है ना, a की जो अमाउंट है वो ये वाली है 2x प्लस के 125, तो x की वैल्यू रखूंगा 200 प्लस 125, तो आंसर आ जाएगा 325 आंसर। बताओ आसान हुआ, ठीक। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। तीर वाला कॉन्सेप्ट देखो हो सकता है नया हो और होगा भी, ठीक ना, हो सकता नहीं है होगा भी नया, ठीक। तो नई चीज को समझने में उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ठीक। लेकिन एक चीज समझो, बदलाव इसी वजह जरूरी है क्योंकि पुराने से काम नहीं चल रहा। तो पुराने मेथड से आप कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी सीख सकते हो स्टार्टिंग वाले, लेकिन बदलाव इस वजह जरूरी है क्योंकि हमें उन कुछ क्वेश्चन के साथ साथ आगे के क्वेश्चन भी थोड़े आने चाहिए। तो बदलाव ये है कि आप जब भी कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट हो तो ये फंडा लगाए तीर वाला। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखो,
भाई वीडियो का यही तो लाभ है, 3 बार से देखो, 4 बार देखो मैं क्या कह रहा हूं उसमें, ये देखो, ठीक है ना। और नहीं आया फिर भी आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा हैवी क्वेश्चन है, बट ईमानदारी से बताऊं, अभी तक जितने आज आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक, देखो क्या है, 46,800 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार वितरित किया जाता है। भाई A, B, C और D में टोटल 46,800 रुपए वितरित किए गए। टोटल कितने रुपए वितरित किए गए? 46,800। इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का, A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात, B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। A और D के संयुक्त हिस्से का B और D के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना कितना है? 8:5। इसका मतलब A और D को अगर 8 रुपए मिले हैं टोटल, तो B और C को टोटल 5 रुपए मिले हैं। अब मेरी बात को आगे समझो, उसके हिसाब से टोटल है 46,500। मेरे हिसाब से A B C D का टोटल 13 कह दूंगा मैं डायरेक्ट, बोलो भाई। मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से पता है 46,500 है, तो मेरे अनुसार जो ABCD का टोटल है अनुपात के हिसाब से वो 8 और 5 13 कहा जा सकता है। तो कैलकुलेट करते हैं इसे। एक की वैल्यू 13 तिया 39, कितना बचा? 13 तिया 39, 7 बचा। 13 से तो नहीं कट रहे, 46,800। अच्छा, एक करेक्शन है, करेक्शन है भाई, है ना। यहाँ पर 800 आ जाएगा। 13 तिया 39 बचा 7, 13 छिका 78, 0 0, एक की वैल्यू 3600 आ गई। तो अगर मैं 8 की वैल्यू निकालूं तो मुझे A और D का संयुक्त हिस्सा पता चल जाएगा, कितना? 0 0, 8 छिंग 48, बचा कितना है? 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28। ऐसे ही B और C का देखते हैं जी। इसका देखते हैं B और C का। B और C का देखो जी, 5 36 की, एक की वैल्यू 3600, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0 और 36 पंजे 180, तो 18,000 ही आ गया। तो ये जो टोटल है वो A और D का टोटल है, और ये जो टोटल है वो B और C का टोटल है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। B के हिस्से का C के हिस्से से अनुपात दे दिया उसने, है ना। जो ये हमने टोटल निकाला है इसमें B और C का अनुपात दे दिया, कितना दिया है? 5:4। समझो, ये टोटल है, ये टोटल है बी और सी का, कितना? 18,000। मेरे हिसाब से अनुपात भी दे दिया उसने, तो क्या इस अनुपात की हेल्प लेके मैं बी और सी को अलग अलग नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक, तो उसके हिसाब से टोटल कितना है? 18,000। मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 9। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000। क्या मैं यहां से बी की वैल्यू ना निकाल लूं क्या? बोलो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 5 की वैल्यू 10,000। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 4 की वैल्यू 8,000। तो बी और सी दोनों की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं आगे। यदि ए और बी के, अच्छा इससे पहले भी है, ए को 18,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये टोटल किसका है? ए और डी का। इसमें से ए को कितने मिले? तो सर इसमें से ए को मिले 18,000 रुपए, और डी को कितने मिले? माइनस कर दूं, ठीक, 18,400। 18,000 नहीं है, कितना है? 18,400। और यहां क्या आ जाएगा? 18,400 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 10,400। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ किसी को। अब उसने क्या कहा है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी के अंतर को एक्स कहा गया, ए और बी, ए एरा बी एरा, इसके अंतर को एक्स कहा गया, यानी कि 84 रुपए। बी और सी के हैं, डी और सी के अंतर को वाई कहा गया। डी का है ये रहा, सी का है ये रहा, इसका अंतर कितना है? 2400 रुपए। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है इनका अंतर बताओ, किसका? एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का अंतर कितना है? तो एक्स और वाई का अंतर है 6,000 रुपया। देखो कुछ भी नहीं है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो, उसने कहा 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है।
8 और 5 13, इससे अगर मैंने करे 46,000 के, एक की वैल्यू 3600, ए और डी का संयुक्त हिस्सा 28,800 और 5 के आधार पर बी और सी का संयुक्त हिस्सा 18,000 आ गया। कोई दिक्कत? आगे उसने कहा है बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 5:4, तो बी और सी का अनुपात दे दिया 5:4, टोटल 18,000। उसके हिसाब से टोटल 18,000, मेरे हिसाब से 5:4 9, 9 की वैल्यू 18,000, एक की वैल्यू 2,000। कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो आगे चलते हैं। एक की वैल्यू 2,000 तो 5 की वैल्यू 10,000 और 4 की वैल्यू 8,000 आपके सामने आ गई। आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है? यदि ए और बी के बीच का अंतर x है, ठीक, अच्छा, उससे पहले कहा है ए को 18,400, ए और डी का टोटल ये रहा, इसमें से ए को मिले 18,400, तो रिमेनिंग घटाने के बाद डी क्या आ जाएंगे? उसने कहा ए और बी का हिस्सा, ए और बी का अंतर जो है वो है x, और कितना है एक्चुअल में वो अंतर? 8400 रुपए। सी और डी का जो अंतर है, सी का कितना आ रहा है? 8,000, डी का आ रहा है 10,400, इसका जो अंतर है वो है 2400। तो एक्स और वाई का अंतर पूछ लिया उसने, जो जो एक्स है जो वाई है उनका अंतर कितना है, तो उनका अंतर है 6,000 रुपए। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। उसने कहा 1662 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। क्वेश्चन है 1162 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना सब बराबर है। पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है। तो तीसरी धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं? तो तीसरी धनराशि ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, समझो। जब कभी भी आपको ऐसे गुना में बराबर का निशान मिल जाए, जैसे 4, 5, 7 और इनके बीच में काहे का निशान हो? बराबर का निशान हो, ठीक, अगर इनके बीच में बराबर का निशान है तो आप इसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तरीके दो हैं। पहला तरीका क्या है वो बताता हूं। पहला तरीका यह है कि आप ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लो, जैसे 7, 5 और 4। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 7 5 35 चौका 140। तो जो भी इसका एलसीएम आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक संख्या को अलग अलग भाग कर दो। अच्छा, ऐसा काम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। कब किया था? जब अनुपात में डाटा बटे में दिख रहा था। याद रखना, जब कभी भी आपको अनुपात में डाटा किस में दिख जाए? बटे में दिख जाए, अपोन में दिख जाए। जब कभी भी आपको डाटा अपोन में, बटे में दिख जाए, अनुपात में, यहां बराबर का निशान है। जब अनुपात का निशान हो तो हम नीचे का एलसीएम लेते हैं, और जब बराबर का निशान हो तो हम ऊपर का एलसीएम लेते हैं। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए काट देते हैं। जो कट जाए, जो बच जाए वही वैल्यू है। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 35। 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 28। 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो जो इनके अपोन में आया वही इनका अनुपात है। एक तरीका तो ये है, ए बी सी का अनुपात आ गया 35:28:20। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये क्या था, दूसरे तरीके में बात करते हैं, ए गुना 4, बी गुना 5, सी गुना 7। तो आप क्या करें, जैसे आपको ए का अनुपात निकालना है तो ए पर हाथ रख ले, अगर बराबर का निशान है तब ए पर हाथ रखो। बाकी क्या डिजिट दिख रही है? 7 और 5, तो 7 पंजे 35, वो ए हो जाएगा। बी पर हाथ रखो, 7 चौक 28, वो बी हो जाएगा। सी पर हाथ रखो, 5 चौक 20, वो सी हो जाएगा। ठीक है जी, ये आसान है। ठीक, लेकिन टोटल डिपेंड करता है कि गुणा आसान है या एलसीएम आसान है। अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम आसान है तो एलसीएम से करो, किसी क्वेश्चन में गुणा आसान है तो उसे गुणा से करो, है ना। हमेशा एलसीएम बढ़िया नहीं है और हमेशा गुणा भी बढ़िया नहीं है। लेकिन अब सेकंड बात इसमें जो आती है वो समझो। सेकंड बात ये आती है कि अगर अपोन में भी कुछ हुआ, जैसे मान लीजिए ए गुना 4/3 बराबर बी गुना 2/5 बराबर सी गुना 5/2, ऐसे है। अगर मान लो बराबर के साथ साथ अपोन में भी हुआ तो उस अपोन का क्या करें? कुछ नहीं करना। जैसे ए के लिए है तो आप उसे लिख लो, पहले जो अपोन में है पहले उसे लिख दो। ए का 3 है, बी का 5 है और सी का 2 है। बात समझ में आई? जो भी उनके अपोन में वैल्यू है पहले वो लिख दो, 3 5 2, और फिर उसके बाद अपनी ट्रिक लगाओ। क्या? ए पर हाथ रखो, ऊपर क्या दिख रहा है? 5 दूनी 10, तो अब 10 लिख दो। बी पर हाथ रखो, क्या दिख रहा है? 5 चौक 20, अब 20 लिख दो।
सी पर हाथ रखो, क्या दिख रहा है? 4 दूनी 8, अब 8 लिख दो। अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो तीनों में काट सकते हो, उसे काट के सरल कर दो। 5 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 4, अभी भी कटेगा कुछ नहीं। अगर नहीं तो इनकी गुना करके जो वैल्यू आएगी वो इनका अनुपात है। जैसे 5 दिया, ये हो जाएगा 50 और 4 दूनी 8। तो अगर सिंपल है तो आप सिंपल गुना कर देंगे, और यदि अपोन में कोई वैल्यू है तो आप क्या करेंगे? पहले उसे अपोन वाली वैल्यू को उन्हीं के साथ साथ जुगा तो लिख देंगे, और फिर ऊपर वाली वो जो ट्रिक बताई वो लगा देंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1162 रुपए। वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 1162 रुपए की राशि ए बी सी में बांटनी है, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा? तो इसका टोटल करो। 3 2 5 और 2 7 और 8 और 5 13, 83। कितनी बार कट जाएगा? 14 बार कट जाएगा। उसने कहा तीसरा हिस्सा बताओ, तो तीसरा हिस्सा यानी कि 20 की वैल्यू बतानी है। 14 दूनी 28, तो आंसर आ जाएगा 280, और यही आंसर। क्लियर है यहां तक? बताओ। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन समझेंगे अब। देखो, जो अभी हमने बराबर वाला कॉन्सेप्ट सीखा है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा है? बराबर वाला। a गुना 4, a का 4 गुना, b का 5 गुना, c का 7 गुना। अगर केवल ये गुना में है तो आप इनका अनुपात बना पाएंगे, और अगर ये गुना के साथ साथ प्लस माइनस में आ जाए, जैसे कभी ऐसा मिल जाए a का 4 गुना का 20 रुपए अधिक बराबर b का 2 गुना से 40 रुपए कम बराबर है, मान लो ऐसे कह दिया उसने। तो जब भी ये प्लस माइनस आ जाए इस तरह कॉन्सेप्ट में, तो आप उसका अनुपात नहीं बना सकते, उसका अनुपात नहीं बना सकते, ये याद रखना। तो फिर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। 600 रुपए की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को मिले हिस्से के, यानी कि ए को जितने रुपए मिल रहे हैं, मान लो ए रुपए मिल रहे हैं, उसका 2/5 से 40 रुपए अधिक। ए को मिले हिस्से से 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी को मिले हिस्से के 2/7 से, बी को मिले हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक, और सी को मिले हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक बराबर है। मान लीजिए ऐसा कह दिया उसने। ए को मिले हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी को मिले हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक, और सी को मिले हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक, सभी बराबर है। अब इसमें तो प्लस माइनस का निशान आ गया, तो कैसे टैकल करेंगे? तो इसे टैकल करना बताऊंगा मैं आपको क्लास नंबर 4 में। जो लोग अभी यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक, वो वीडियो को बिना लाइक करे, बिना शेयर करे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना? चैनल का नाम है अनु क्लासेस मुजफ्फरनगर, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेते हैं अलविदा। मिलते हैं फिर कल को, ठीक, सेम क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।